हेलो एवरीवन, आई एम अंकित और आज मैं फर्स्ट टाइम अपने आप को किसी लॉन्ग वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त ने सजेशन दी कि अगर मैं खुद आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो उसमें मुझे सुनाने में मज़ा आएगा और सुनने वाले को सुनने में मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा आकर अपना एक्सपीरियंस इसमें वीडियो में शेयर करना पसंद आता है तो लाइक करना, और नहीं आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। यही दो ऑप्शंस हैं। आज मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ वो ऋषिकेश की राफ्टिंग का करना चाहता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा पोर्शन राजा जी नेशनल पार्क में जो सफारी होती है उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताऊंगा क्या था। तो हरिद्वार और ऋषिकेश ऐसी जगह हैं जहाँ हम सभी लाइफ में के बड़े अर्ली पार्ट में जाते हैं, क्योंकि इन जगह की थोड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और पिलग्रिमेज वगैरह हमारी सोसाइटी में काफ़ी पुराने कंसेप्ट हैं और इसके ऊपर कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं करता है जैसे ट्रैवलिंग के ऊपर है। ट्रैवलिंग थोड़ा नया कंसेप्ट है। पुराने टाइम में जो साधु होते थे या कोई प्रिविलेज क्लास थी वही शायद घूमते फिरते थे और उन्हीं के पास ऐसा मौका होता था कि वो नई नई जगह जाके चीज़ों को जान सके, समझ सके। आम आदमी के लिए अपनी मतलब 2 वक्त की रोटी अरेंज करना ही काफ़ी चैलेंजिंग रहता था। तो उन कंडीशंस में ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ी मतलब मीनिंगलेस लगती थी उनको। तो अगर हमारे केस में हमारी जनरेशन शायद थोड़ी प्रिविलेज है इस चीज़ में कि हम ना तो राजा महाराजा बनना पड़ा हमें और ना ही साधु बनना पड़ा, और हम लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं और नई नई चीज़ें भी देख सकते हैं और अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। बचपन की जो ट्रैवलिंग है वो तो यही होती थी कि घर वालों को कहीं घुमा लाओ तो गंजा करा के मामा बुआ के घर भेज देते थे। मैं तो जब +2 के बाद थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है तो फिर आदमी एक्सप्लोर करना शुरू करता है अपनी आसपास की जगह। तो ऐसे ही हम लोग +2 के बाद एक दिल्ली घूमने गए थे 3 दोस्त, लेकिन उस टाइम की मेरे पास फोटो भी नहीं है क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई कैमरा वगैरह भी नहीं थे। फिर उसके बाद मैं देहरादून जाता हूँ, मेरा एक कज़न वहाँ पे पोस्टेड था और तब मुझे पता लगता है कि इस एरिया के बारे में, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी। और मतलब उस टाइम तक मुझे ऐसे भी लगता था कि ये जो जैसे राफ्टिंग वगैरह वहाँ देखी मैंने होते हुए कि मैं ये बड़ी स्किल्ड चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए और बड़े प्रोफेशनल लोग इसे कर पाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मैं उसको फिर कई बार करता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने राफ्टिंग की तो वो हमने बंजी जंप के बाद करनी थी। बंजी जंप करने के बाद हमने कैंपिंग करनी थी और अगले दिन सुबह हमने राफ्टिंग करनी थी। जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे एक बैड न्यूज़ थी। जो हमारी बुकिंग थी वो एक स्ट्रीम के साथ टेंट लगे हुए थे, वहाँ रुकना था, ना कि बिल्कुल गंगा के साथ। जैसे जो गंगा के बीचेस है वहाँ पे उस स्ट्रीम के पास वो नहीं थे। लेकिन हमने पॉजिटिव साइड देखी कि जो स्ट्रीम थी वो आगे जाके एक पूल बनाती थी और जैसे हम वहाँ पे नहा सकते थे वैसा हम गंगा के किनारे अगर कैंपिंग करते तो वहाँ नहीं नहा सकते थे। गंगा के किनारे तो हम लोग पहले भी कैंपिंग कर चुके थे, तो ऐसा सोचते हम और हमारे ब्लूटूथ स्पीकर उठा के हम नेचुरल पूल में स्विमिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ जो वाटर स्ट्रीम थी उसकी सराउंडिंग में काफ़ी सारी डेब्रिस थी, तो लोकल्स ने बताया कि ये सब नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे आई थी यहाँ पे। मैं किसी भी फ्लोइंग वाटर को देखता हूँ, किसी स्ट्रीम को देखता हूँ तो उसको देखकर मेरा उसका ओरिजिन को और उसके कोर्स को जानने का मन करता है। लेकिन वहाँ पे उस जगह पे ऐसा कुछ स्कोप था नहीं, हमारे पास टाइम था नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ। मैं सोचता हूँ घर जाके गूगल अर्थ पर देखूंगा कि इस स्ट्रीम की क्या स्टोरी है। काफ़ी थके होने के बावजूद नेचुरल पूल में नहाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और इसी कारण हम अगले दिन भी अर्ली मॉर्निंग उठकर वहाँ स्विमिंग करने के लिए पहुँच जाते हैं। हमें देखकर और भी कैंप के लोग आ जाते हैं नहाने के लिए। अब हम राफ्टिंग के लिए लेट हो रहे थे, लेकिन पहाड़ों के बीच उस पुल से निकलने का मन नहीं कर रहा था। राफ्टिंग की एक्साइटमेंट के सहारे हम खुद को कैसे न कैसे बाहर पुश करते हैं। राफ्टिंग पहले भी मैं 2 बार कर चुका था, लेकिन उससे गंगा और उसके सैंडी बीचेस बिटवीन लश ग्रीन माउंटेन्स के लिए मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जो मेरी थोड़ी सी माउंटेन्स और रिवर्स की नॉलेज है उसके हिसाब से कोई ही नदी हो नॉर्थ इंडिया में जो इतने सुंदर व्यू क्रिएट करती हो। गंगा का लेवल और कलर सीजन के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन पानी का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। कुछ दोस्तों जनवरी की ठंड में भी राफ्टिंग करके आए हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। केवल मानसून के टाइम पे राफ्टिंग बंद हो जाती है। इस बार हमारा प्लान 35 किलोमीटर लंबी राफ्टिंग करने का था, जहां द वॉल नाम का एक रैपिड है। वो रैपिड ग्रेड 4 रैपिड है जो सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग है। उसमें कहा जाता है कि 10 में से 9 टाइम्स राफ्ट फ्लिप होती ही होती है और उसमें रिस्क भी बना रहता है। लेकिन राफ्टिंग वालों ने इनएबिलिटी शो की उस रैपिड पे जाने की,
उन्होंने हमें रीज़न दिया कि गवर्नमेंट ने वहाँ जाना बंद कर रखा है। अब ये कितना सस्ता है कितना झूठ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम फिर हमारे पुरानी जो राफ्टिंग की रूट थी वही ले लेते हैं। मैं हमेशा की तरह फ्रंट प्लेस लेता हूँ राफ्ट में। ये बड़ी डिमांडिंग प्लेस होती है, इसमें पानी बिल्कुल मुंह पर आके गिरता है और यहाँ से एक राफ्टर के गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मुझे स्विमिंग करनी आती है तो उससे मेरा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हाई रहता है। राफ्टिंग में 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है कि राफ्ट में से अगर गिर जाएं तो पानी नहीं पीना है, और अगर गिरने के बाद जल्दी से जल्दी राफ्ट की साइड की रोप पकड़ने की कोशिश करनी है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राफ्ट में अपना पाँव बहुत ज़्यादा नहीं फंसाना, क्योंकि पास्ट में ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसमें राफ्ट फ्लिप हुई और पाँव राफ्ट में फंसा रहने के कारण वो आदमी बाहर ही नहीं आ पाया। बाकी कुछ बेसिक गाइडेंस स्टार्टिंग पॉइंट पे देते हैं, उनको अगर हम ध्यान से सुनकर फॉलो करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम इनको इग्नोर करें तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पास्ट में ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं और तकरीबन हर साल 2 साल में मतलब कोई ना कोई वहाँ मरता ही रहता है। लेकिन मेरी राफ्ट कभी नहीं फ्लिप हुई थी। लेकिन दोस्तों से मैंने काफ़ी डराने वाले एक्सपीरियंस सुने हैं। एक दोस्त की राफ्ट फ्लिप होने पर वो रैपिड में फंस गया था। तो रैपिड में फंसने पे ऐसे होता है कि एक बारी पानी नीचे ले जाता है और एक बारी ऊपर ले आता है। वो पूरा सांस भी लेने नहीं देता, उससे पहले नीचे ले जाता है। तो जैसे पुलिस जैसे टॉर्चर करती है वैसे ही एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर उसने बताया कि उनके राफ्ट ऑक्यूपेंट्स इतने डर गए थे उस एक्सपीरियंस के बाद कि वो राफ्ट में बैठने को तैयार ही नहीं थे। साइड वाला पहाड़ चढ़कर रोड पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब राफ्ट में नहीं बैठना था। वैसे ही एक दोस्त ने बताया कि उनकी राफ्ट फ्लिप होने के बाद उनके भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे और राफ्ट गाइड के साथ उनकी हाथापाई होगी। रोलर कोस्टर एक ग्रेड 3 का रैपिड है जो मुझे सबसे सही लगता है। उसमें ऐसे लगता है कि अभी राफ्ट डूबने वाली है या फिर मतलब फ्लिप करने वाली है, क्योंकि पानी इतने हाइट तक दिखाई देता है सामने से। लेकिन राफ्ट एक ऐसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, को भी ऐसे डूबती नहीं है उसमें चाहे पानी भर जाए, लेकिन हाँ फ्लिप होने का रिस्क रहता है उसमें। रोलर कोस्टर में भी अगर हम सही पेडलिंग करें और गाइड अगर राफ्ट को सही डायरेक्शन में लेके जाए तो फ्लिप होने के कम चांसेस रहते हैं। हम अलग अलग वॉर क्राई से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ गैदर कर रहे थे। हमारे अंदर का क्रांतिकारी भारत माता की जैसे शुरू होकर साइमन गो बैक तक पहुंच चुका था। थर्ड टाइम हमें एक इंजीनियर्स का ग्रुप मिल गया था राफ्टिंग साथ में करने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स को लड़कों के साथ मिक्सअप होने में कोई दिक्कत नहीं आती। उस ग्रुप में एक लड़का था जो काफ़ी डरा हुआ था। उसके दिमाग में यही था, मैं बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ आया। लेकिन अब तक हमारा डर तो इतना खुल चुका था कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टाइप जो रैपिड से उसमें हम राफ्ट से खुद ही कूद गए। क्लिफ जंप मुझे ऋषिकेश राफ्टिंग में सबसे चैलेंजिंग लगती है। जब क्लिफ को नीचे से देखते हैं तो हाइट कम लगती है और ऊपर पहुंचने पे ऐसे लगता है जैसे आसमान से कूदना हो। फर्स्ट टाइम जब मैंने जंप की तब जंप से पहले पाँव की मसल्स मुझे बड़ी वीक लग रही थी, जैसे मेरी बॉडी का वेट ही ना उठा पा रही हूँ। एक दोस्त है मेरा मृगांक, उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। वो एक बार हवाबाजी में उस क्लिफ से डाइव कर जाता है और वो मेरे साथ स्विमिंग करता था। उसे 1 मीटर से भी डाइव नहीं करनी आती थी। तो वो ऐसे काम कर तो देता है, लेकिन जब पानी से बाहर आता है तो मुंह में उंगली डाले आता है। तो पूछता हूँ भाई क्या हो गया, तो बताता है कि उसके मुंह अंदर से कट गया है और ब्लीडिंग हो रही है। वो अक्सर ऐसे बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच की थिन लाइन को क्रॉस करता रहता है। मेरा मानना है कि एडवेंचर में एक डिफ़िकल्ट टास्क को चूज़ करना चाहिए और उस रिस्क को एनहांस करने की बजाय हमें रिड्यूस करने के एफर्ट्स करने चाहिए। राफ्टिंग के बीच में मैगी की स्टॉल भी मिलती है। वैसे तो मुझे मैगी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ भूख इतनी होती है कि सब अच्छा लगता है। ऋषिकेश में गंगा थोड़ी शांत दिखाई देती है। यहाँ कभी कभी पानी में सांप भी दिखाई दे जाते हैं। मृगांक ने यहाँ एक बार 6 फुट लंबा सांप पकड़ा था। यूट्यूब पर भी एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लंबा पाइथन राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्विम करते हुए अब ये फियर बैक ऑफ माइंड रहता ही है, और ऐसा थोड़ा डर रहना ज़रूरी भी है, तभी कोई एडवेंचर करने का मज़ा है। गंगा का पानी अपनी वेव से बैंक्स को रिक्लेम करता हुआ बड़ा पीस देता है। सामने के ग्रीन माउंटेन्स इनवाइट करते हैं टू कम एंड एक्सप्लोर द प्लेस। हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने जाने वाले टूरिस्ट राजाजी नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बुकिंग का भी इशू नहीं है। हरिद्वार से चिलिका रेंज आप कवर कर सकते हो। आप जाओ तो इस एक्सपेक्टेशन से मत जाना कि अंदर घुसोगे और टाइगर फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत करेंगे। क्या पता कई घंटे की सफारी में कुछ भी ना दिखाई दे।
जब हम लोग गए तो जाते ही हिरन आ गए, जैसे कि उन्होंने ही वहाँ पिंजरों से छोड़े हो हमें दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोग जंगली सूअर देखते हैं, जंगली मुर्गे देखते हैं, लेकिन हमारी सफारी का जो पीक था वो लास्ट के लिए बाकी था। और एक क्लाइमैक्स आता है एक, जब एलिफेंट और बेबी एलिफेंट हमारी जीप से कुछ दूर दिखाई देते हैं। ये देखकर हमारे जीप ड्राइवर के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो जीप को फटाफट बैक करने लगता है, लेकिन पीछे एक और जीप ड्राइवर होता है, उसको हौसला देता है और कहता है कि वहीं होल्ड करो। इस सिचुएशन में मैं जीप से कूद जाता हूँ उन्हें देखने के लिए, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी उन्हें देखने के लिए। उस सिचुएशन में मैंने ज़्यादा नहीं सोचा कि भाई मुझे क्या चोट लग सकती है, क्या एलिफेंट मुझ पर अटैक कर सकता है। हाँ, बस दिमाग में इतना था कि उनसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। हमारा जो कैमरामैन था वो भी सिचुएशन में उनको फोटोग्राफ नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई थी। जब एक नया आदमी किसी वाइल्ड लाइफ सफारी में जाता है तो उसके इमोशंस, उसका माइंडसेट इतना ज़्यादा चेंज होता है। एक दोस्त है, वो जब अंदर घुसा तो उसको ये डर था कि लेपर्ड टाइगर की टेरिटरी में जा रहे हैं और एक ओपन जीप में जा रहे हैं तो बहुत रिस्की है, और कुछ देर बाद वो सो जाता है। तो इसलिए हम जाए तो वी नीड टू हैव राइट एक्सपेक्टेशंस। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जाते ही बहुत सारे एनिमल्स को देख लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम उनका घर देखें कि उनका कैसा हैबिटेट है, उनके क्या वाटर सोर्सेज हैं। ऋषिकेश में एक वाटरफॉल भी है, हम वॉक करके ही वहाँ पहुँच जाते हैं। एक पूल बना हुआ है और वहाँ इसलिए थोड़े पैसों की टिकट भी लगती है। हम 3 दोस्त पूल से ऊपर थोड़ा पहाड़ चढ़ के एक नेचुरल पूल पर पहुँच जाते हैं। ऐसा करना थोड़ा रिस्की था, इसलिए उस नेचुरल पूल में हमारे अलावा और कोई नहीं था, जबकि नीचे काफ़ी भीड़ थी। ऊपर से झरना गिरना और नीचे पूल, ये किसे नहीं पसंद होगा। हरिद्वार ऋषिकेश ट्रिप जितनी एक्टिविटीज कम ही ट्रिप ऑफर करते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ के इतने पास होने के कारण 2 दिन का ब्रेक लेने का एक बहुत अच्छा चांस मिलता है। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो जाइंट स्विंग करूंगा। और कंक्लूडिंग लाइंस तो मेरी यही हैं कि ओनली लकी पीपल गेट टू सी द सरियल ब्यूटी ऑफ गंगा इन ऋषिकेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं।